हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिनपिंगर के पीछे ब्रदरली और उसके साथ में सिस्टर लू पड़ जाते हैं। उनसे बचते हुए वो भाग रही होती है, तभी बीच में ही सोफान आ जाता है और सिस्टर लू को रोक लेता है, पर ब्रदरली उसके पीछे पड़ा रहता है। पर जिनपिंगर उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, पर इधर सिस्टर लू सोफान का सामना कर रही होती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे सभी लोग, हमें एक सुनसान कबीला दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारे डाकू होते हैं। वे सभी लोग अपनी कुल्हाड़ियों को पहना रहे होते हैं, तभी पीछे से उनके बीच में से एक आदमी निकल के हुए आता है जो कि उसी अंधेरे वाले आदमी से पहले मिल चुका था। वो स्पिरिचुअल पावर की इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि ये स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगा है, इससे अटकना मत। पहले तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीक था, अब तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद वो उन ग्रुपों में चलता हुआ जाता है और सामने जाते हुए एक आदमी के आगे रुक जाता है जो कि वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी को पहना रहा होता है। वो आदमी कह रहा होता है, अबे निठल्ले यहाँ क्या करने आया है, फूट ले यहाँ से। पर वो उसकी ज़्यादा कुछ नहीं सुनता और सीधे ही अपने पास से कई सारे स्पिरिचुअल स्नेक निकालता है और जिसकी मदद से वो उसको उसके अंदर दबा के रख देता है। उसके अंदर से एक तरह की फायर निकल रही होती है जिसमें वो गिड़गिड़ा रहा होता है। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते हैं पर लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आगे मत जाना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। उसको सबक सिखाने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगता है। आगे जाने के बाद वो कहने लगता है, पैट्रिच, लगता है हमारा समय आ चुका है, जब हम यहाँ से निकलेंगे और आगे जाकर साउथरन के इलाकों में अपना नाम बनाएंगे। पैट्रिच जो कि वहाँ पर कुछ खा रहा होता है, वो हड्डी को फेंक देता है और कहने लगता है, क्या तुमको लगता है कि साउथरन को हराना इतना आसान है? मुझे पता है कि साउथरन को हराना इतना आसान नहीं है, पर मेरे पास डार्क लॉर्ड का हाथ है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और उनकी मदद से हम ये जरूर ही कर पाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद वो कहने लगता है, तुम ठीक कह रहे हो, 200 साल हो चुके हैं, लगता है हमें अब साउथरन की तरफ जाना ही होगा। इसी के साथ ही वो मोर्चा उछालने लगता है। उसके जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सभी लोग हल्ला मचाने लगते हैं, हाँ चलो साउथरन की तरफ। वे सभी लोग एक साथ जुट हो चुके होते हैं और जो कि साउथरन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। इधर हम शोफान और लूसी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। काफ़ी देर तक वे दोनों शांत रहते हैं। लूसी कहने लगती है, क्या जो अभी लड़की निकल के गई, क्या उसका नाम जिनपिंगर है जो कि रोहित सेक्शन से है? उसकी सवाल सुनने के बाद शोफान काफ़ी देर तक शांत रहता है, फिर कहने लगता है, हाँ वो वहीं से है। इस पर वो उससे पूछने लगते हैं, क्या वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहती है? इस पर वो कहने लगता है, नहीं, मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसकी सुनने के बाद वो थोड़ा सा शांत पड़ जाती है, फिर कहने लगती है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा चल सकते हो क्या? उसकी बात सुनने के बाद शोफान एकदम ही चौंक सा जाता है पर हाँ कर देता है। इसके बाद वो आगे चलने लगती है और उस गांव के अंदर चल रहे होते हैं। शोफान उसके पीछे चलने लगता है। सिस्टर लू उस तिनसुल विलेज के सभी लोगों को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और बाकी सब लोग अपने काम में लगे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि सुवाई फॉक्स जो कि इधर वाइन पी रही होती है, उसी के पास में बंदर भी बैठा होता है। इधर वे दोनों गलियों में चल रहे होते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लूसी कुछ दो लड़कों को देखती है। उनको देखते हुए वो कहने लगती है, क्या तुमको अभी तक 7 वार्डियन वाला डांस याद है जिस कंपटीशन के अंदर हम दोनों लड़े थे? उसकी बात सुनने के बाद वो एक नदी के किनारे आ जाती है। वो कहने लगता है, क्या फालतू बात है, ये सारी चीज़ें क्या तुमको अभी तक याद हैं? मुझे पता है कि वो मैच में हार चुकी थी। ये सर वो कह रहा होता है, पर हम दोनों लोग तो आराम से लड़ रहे थे और मैं तो वहाँ पर हार मान चुका था। इस सर वो कहने लगते, मुझे पता है मैं वहाँ पर हार चुकी थी क्योंकि तुम आखिरी मौके पर ही रुक गए थे। अगर नहीं रुकते तो मैं उस समय हार जाती, पर मेरे अंदर जीतने का जुनून था क्योंकि मेरी मास्टर मुझे चाहती थी कि मैं उनके जैसी बनूं, या फिर वो मुझे जैसा बनना देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं बन पाई, जिसके चलते मैंने हार नहीं मानी। तभी से ही मैंने तुमको अपने दिल के अंदर याद रखा। उसकी इतनी बात सुनने के बाद वो एकदम ही सांस सी ले जाता है और उसको ही देखता रह जाता है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि एक सेब गिर जाता है। एक पेड़ पर छोटा लड़का होता है और कहने लगता है, देख सिस्टर, क्या तुम मुझे वो सेब उठाकर दे सकती हो? इसके बाद वे दोनों लोग घूम जाते हैं। सिस्टर सू आगे आती है और उस सेब को उठा लेती है और उसके बाद उस सेब को फेंकते हुए कह रही होती है, तुम्हें ये कैच करना होगा। इसी के साथ ही वो उसे कैच कर लेता है और वो उससे कह रहा होता है, देख सिस्टर, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सिस्टर सू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और शोफान उसको लगातार देख रहा होता है। इसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। वो कह रही होती है, उसके बाद हम लोग क्योंसुक माउंटेन गए थे दोनों लोग एक साथ, और उसके बाद हम दोनों लोग मिलते हुए डीमन कल्ट से भी लड़े। तुमने मुझे बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी, मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया, और पर मैंने तुमको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की, मगर उस समय अगर हम दोनों लोग ऐसे ही ख़त्म हो जाते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। इतना कहने के बाद उसकी तरफ घूम जाती है। उसकी बात सुनते ही वो वहीं पर ही रुक जाता है और उसको देखता ही रह जाता है। फिर और उसके बाद वो पुरानी यादों को याद करने लगता है जब वे दोनों एक साथ कंगसू माउंटेन पर गए थे। उस समय लूसी ने उसको गिरते हुए बचाया था और उसकी जान भी बचाई थी। इसके बाद लूसी आगे चलने लगती है, उसको हंसते हुए देखती है और आगे मुड़कर आगे जाने लगती है। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो उसको पूरी कहानी बता रही होती है। उसके बाद हम
और काफ़ी सारी जगह गए, और इसी के साथ ही हमने कई सारे डीमन कल्ट के लोगों के साथ कई जगह पर लड़ा, और मैंने तुमको ऐसे ही करते हुए देखकर बड़ा होता हुआ देखा। पर जब मैंने डीमन कल्ट की उस लड़की वियाओ को तुम्हारी वो तलवार लेते हुए देखा, तब मुझे लगा कि अगर आज तुम गए, आज के बाद फिर तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। और हुआ भी वैसा ही। 10 साल हो चुके हैं और आज तक तुम कभी भी वापस नहीं आए। उसकी बात सुनने के बाद वो अपनी मुट्ठियों को बीच रहा होता है और उससे पूछने लगता है आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। इस पर वो कहने लगती है, पर मैंने इन सब चीज़ों को सोचते हुए कभी मलाल नहीं किया कि तुम चले गए, पर 10 साल हो चुके हैं। पर मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ, आज तक मैं तुमको सिर्फ अभी भी अपने दिल में याद रखती हूँ। अगर मेरे पास कोई मौका होता तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए इस दुनिया के नरक तक जाती, अगर मेरे पास कोई मौका होता तो। पर मुझे अब लगता है कि ये नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद और ज़्यादा उदास सी हो जाती है और लगातार दोहरा रही होती है, नहीं हो सकता ये अब। शोभान उसकी बातों को सुनते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर बीच रहा होता है। इसके बाद वो अपने इमोशंस को शांत करने के बाद कहने लगती है, पर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस एक्शन में ही मेरा घर है और वही मेरा सब कुछ है। मास्टर ने मुझे सब कुछ सिखाया और मुझे हर तरह के मूव सिखाए। उन सब ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सबको अब बिट्रे नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो। और ये सब आज मैंने तुमको ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तुमको बताना चाहती थी कि ये सब मेरे विचार थे। पर अब चाहे कुछ भी हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम और मैं अब यहाँ से अलविदा हो चुके हैं, और जो 10 साल पुरानी जो मेरी विशफुल थिंकिंग है, मैं उसको अपनी इस तलवार से काट कर रख दूंगी। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को निकाल लेती है और शोभान की तरफ तानने लगती है। आज का दिन आखिरी है और आज के बाद हम जब भी मिलेंगे हम दुश्मन होंगे, पर तो भी मैं तुमको एक और बार, आखिरी बार वही डांस करना चाहती हूँ जो कि मैं पहले किया करती थी और पिछले 10 सालों से उस क्वीन सेक्शन के उस पिछले वाले माउंटेन में ये यही कर रही थी। इसी के साथ ही वो अपना डांस करना शुरू कर देती है। वो अपने इस डांस में काफ़ी सारे मूव्स को दिखाती है और उसके ऊपर कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, और उसके जैसे ही मूव चलते थे उधर ही वो स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही होती है। शोभान दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ गुमसुम देख रहा होता है और वो लगातार इधर शॉर्ट डांस करती रहती है और कई सारे मूव्स को दिखा रही होती है। इसके बाद वो तालाब के ऊपर चली जाती है और उस पानी की सतह पर जाने के बाद वहाँ पर मूव दिखाना शुरू कर देती है। वहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल जो माउंटेन्स के ऊपर वो मूव्स किया करती थी वो ही बिल्कुल मूव्स किया कर रही होती है। वहाँ पर वो अपनी स्पिरिट के कई सारे मूव्स को दिखा रही होती है जो कि उसके शरीर से निकलने के बाद कई सारी तलवार को मूव्स को चलाने के बाद वापस उसके शरीर में आ जाते हैं, और इसके बाद वो 3-4 तरह के और मूव्स को दिखाती है। इन सभी मूव्स को देखते हुए शोभान काफ़ी ध्यान से उसको देख रहा होता है और वो एक और मूव को मून के ऊपर करते हुए दिखाती है, और शोभान उसके चेहरे को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही गंभीर हालत में जा रहा होता है और अपनी मुट्ठियों को भींच रहा होता है। इसके बाद वो और मूव्स को दिखाते हुए उसके पेटल्स आ जाते हैं। उस पेटल्स में उसकी और शोभान की सभी आदतें होती हैं जिनको वो भुलाना चाहती है, उन सभी को वो अपनी तलवार से काटती हुई जा रही होती है। वो ऐसे मूव्स दिखाते हुए आसमान के ऊपर चलती हुई चली जाती है और उसके रास्ते में जितनी भी मेमोरीज पड़ती हैं उन सभी को वो तोड़ती हुई चली जाती है। इधर शोभान अपनी मुट्ठी को भींचते हुए उसकी मुट्ठी में से खून निकल चुका होता है जो कि उसको लगातार देख रहा होता है और उसको देखते हुए अपने कदम को उठाने की कोशिश करता है। इधर वो उसकी सभी मेमोरीज को तोड़ने के बाद ऊपर से गिर रही होती है। ऊपर से गिरते हुए वो एक कोरे के अंदर गिर जाती है। उस स्ट्रीम के अंदर गिरने के बाद वो तुरंत ही शोभान की तरफ आ जाती है जो कि अपना कदम बढ़ा रहा होता है और अपनी तलवार को सीधे ही उसके ऊपर तान देती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से शोभान वहीं की वहीं रुका रह जाता है, पर लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं है और उसकी तलवार को देखता रहता है, पर उसका कदम भी साथ में रुक जाता है। लूसी उसके कदम को देख लेती है और काफ़ी गौर से उसको देखती रहती है और वो भी काफ़ी देर तक उसको ऐसे ही देखता रहता है। इसके बाद वो अपनी तलवार को नीचे कर लेती है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, फिर धीरे धीरे करके अपने कदम को पीछे कर लेता है। इधर लूसी उसको देखकर काफ़ी जोर से मुस्कुरा रही होती है और उसकी सांस फूल चुकी होती है। उसकी सांस फूलने के बाद तुरंत ही उसके मुंह से खून निकल आता है और वो तुरंत ही नीचे बैठ जाती है। उसको संभालने के लिए शोभान हाथ आगे करता है, पर वो अपनी तलवार को तुरंत आगे कर देती है और उसका हाथ वहीं पर ही रुक जाता है। अपनी सांस को शांत करने के बाद वो दोबारा से एक और मूव दिखाती है और उसके बाद अपनी तलवार को अपने पीछे रख लेती है। पीछे रखने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसके आगे काफ़ी ज़्यादा कोहरा होता हुआ चला जाता है और वो उसके अंदर चलती हुई चली जाती है और वो धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाती है। शोभान उस लकीर से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और वहीं पर ही खड़ा रहता है और काफ़ी देर तक उसको उधर की तरफ जाते हुए देखने लगता है जब तक वो वहाँ से बिल्कुल गायब नहीं हो जाती। उसके साथ ऐसा होता हुआ देख रही होती है शोभाई, जो कि पीछे ही एक हट में खड़ी होती है और वो देखकर कुछ ज़्यादा ही उदास होती है। और उसके पास में बंदर भी होता है जो कि देख रहा होता है, वो भी कुछ ज़्यादा ही उदास होता है। पर शोभान काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद अपनी सांस को छोड़ते हुए अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। इसी के साथ ही वो वहाँ से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है।
इसी के साथ ही उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और वे दूसरे के उसके चले जाने के बाद उसी जगह पर शोभा आ जाती है और देख रही होती है। बेचारे ये दोनों लोग, पर दोनों के दोनों ही पागल हैं। इतनी बात सुनते ही वो बंदर गुस्से में आ जाता है और नीचे बैठ जाता है। वो भी नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है, क्या तुमको गुस्सा आ रही है इस वजह से क्योंकि मैंने उसको पागल बोला? इस पर वो अपनी गर्दन को हिला रहा होता है और उस पर वो खड़े होकर कहने लगती है, मैंने अपने पिछले 1000 सालों की ज़िंदगी में यही चाहा है कि मेरे पास भी कोई ऐसा पागल हो जो मेरे साथ ऐसी पागलपन करने की कोशिश करे और मैं भी उसके साथ ऐसा ही पागलपन करने की कोशिश करूं, पर आज तक कोई नहीं मिला। खैर छोड़ो, जो भी हो, उस लड़की ने यहाँ पर जो निशान लगाया है, इसके आगे गोइली अगर यहाँ से चला जाता तो वो गोइली गोइली नहीं रहता। अगर वो उस रेखा को पार कर देता तो शायद गोइली वापस से वही बच जाता। पर खैर छोड़ो, अब क्या हो सकता है। दिल की बातें बस वही जान सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों के फ्यूचर के बारे में सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसे हम नहीं समझ सकते। इसी के साथ ही वो बंदर उसके कंधे पर आ जाता है और वो उससे कह रही होती है, सही कहा ना मैंने? इस पर बंदर उसकी बात सुनने के बाद अपने सिर को खुजा रहा होता है, पर वो हंस जाती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।